हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था एस्टेट टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी साइंस का 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। साइंस पोर्शन जितना हो पाता है हम उतना करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और उसके साथ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मतलब वीडियो पसंद आएगी। और जितनी भी वीडियो मैंने पहले एमसीक्यू में डाली हुई है, ठीक है, वो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा, ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं साइंस पोर्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। एक चीज़ और बता दें कि जो टीजीटी साइंस 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो टफ आया था, ठीक है। और उसमें ना केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के सभी के ही 11th-12th से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जितने भी ये वीडियोज आपको दिखाई देते कि 9 to 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तो एस्टेट टीजीटी के लिए आपको 9th-10th की एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आपको 11th-12th के भी टॉपिक करने पड़ेंगे। जो टॉपिक आपके 9th-10th में हैं वो ही टॉपिक आपको 11th-12th में भी करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है, वो किसके फॉर्मेशन के दौरान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न की बात हुई है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल वॉल मतलब नहीं बनती, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है, ये एक माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। माइटोटिक जो डिवीज़न होता है इसके अंदर सेल वॉल है वो फॉर्म नहीं होती, ठीक है। और ये क्या होता है, एंडोस्पर्म लेयर में, मतलब एंडोस्पर्म के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पर्म हमें कहाँ दिखाई देती है, जो कोकोनट होता है उसमें हमें एंडोस्पर्म है दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एंजियोस्पर्म। तो मैंने जब आपको प्लांट किंगडम कराया था तो मैंने आपको वहाँ पे कराए थे प्लांट किंगडम के मैंने पार्ट्स कराए थे। तो उसमें मैंने ये देखा था कि सीड प्रोड्यूस कौन कौन करते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक टाइप का प्लांट ऐसा होता है जिसमें सीड कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। और दूसरे टाइप के थे जिसमें सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो बीज होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। और जबकि इसका दूसरा टाइप जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होते हैं, जो सीड होते हैं वो निक्ड होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 92। ये आपका लिया गया है आयुपैक नेम। कंपाउंड के आयुपैक नेम 10th क्लास में भी आते हैं, लेकिन 10th क्लास में थोड़े इजी वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे 2 फंक्शनल ग्रुप वाले आयुपैक नेम पूछे गए, तो ये 11th क्लास में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक कंपाउंड दिया है और कह रहा है कि इसका आयुपैक नेम बताओ। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। एक तो COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और एक हमारा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको हम कीटो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और कीटो फंक्शनल ग्रुप साथ आते हैं तो हमें यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है। तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, और जो हमारा कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम C डबल बॉन्ड O बोल रहे हैं, इसको हम एज अ डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंट करने हैं कार्बन। देखो यहाँ पर आपको ना 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। और कार्बोक्सिलिक है, इसको हमें क्या करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम करते हैं नंबरिंग शुरू, और नंबरिंग शुरू हम वहाँ से करते हैं जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से हम लो नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, यानी आपको यहाँ पे 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब 5 पोजीशन पर हमारा कीटो फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो जब भी कीटो फंक्शनल ग्रुप एज अ डेरिवेटिव यूज होता है तो उसके लिए हम जो उसका यूज करते हैं वर्ड रूट, वो यूज करते हैं ऑक्सो, ठीक है। क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। तो 5 पोजीशन के ऊपर कौन आ रहा है, ऑक्सो। उसके बाद नेक्स्ट हम काउंट करते हैं कार्बन। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमारा क्या होता है, हेक्स, ठीक है। सभी कार्बन के बीच में आप सबको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन,
ठीक है। और लास्ट में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अपने साथ सफिक्स लगाता है वर्ड रूट के पीछे, वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। तो इसमें हेक्सेन के पीछे क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, यानी इस पूरे का नाम क्या हो गया, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमिक स्टडी बेस्ड ऑन द डीएनए आर पार्ट ऑफ, मतलब जिसमें हम टैक्सोनॉमी होती है, ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है जो डीएनए पर बेस होती है वो किसका पार्ट होती है, तो भाई ये कीमो टैक्सोनॉमी का पार्ट होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी स्टडी जो होती है मेनली हमारी 7 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी होती है हमारी बीटा टैक्सोनॉमी, एक होती है हमारी ओमेगा टैक्सोनॉमी, एक होता है साइटो टैक्सोनॉमी, एक होता है कीमो टैक्सोनॉमी और एक होती है कैरियो टैक्सोनॉमी। तो ऐसी टैक्सोनॉमी जिसमें हम डीएनए के ऊपर स्टडी करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 में क्या कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर यूज इन पैडी फील्ड, मतलब जो पैडी फील्ड होते हैं, ठीक है, राइस वाले फील्ड होते हैं, तो उसमें बायो कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर की बात हुई है, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इको फ्रेंडली बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट, एक तो हमारा नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट, एक होता है फास्फोरस, ये दोनों मतलब इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोई भी प्लांट है या ट्री है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पैडी फील्ड में कौन सा यूज होता है बायो फर्टिलाइजर, तो वो होता है एजोला पिनाटा। एजोला पिनाटा हमारा क्या होता है, ये एक बायो फर्टिलाइजर होता है, इसमें नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारा ये एक परफेक्ट बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा, ये कह रहा है कि नियोप्रीन है, ये किसके पोलराइजेशन से बनता है, यानी नियोप्रीन में आपको मोनोमर यूनिट बतानी है, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, जो नियोप्रीन होता है इसके अंदर जो हमारा मोनोमर होता है वो कौन सा होता है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें क्या होती है, ये मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ गेमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप AABBCC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना सीधा सीधा कह रहा है कि आपको ना एक जीनोटाइप दिया हुआ है AABBCC, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको गेमेट बताने हैं, तो गेमेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम ऑफ गेमेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ पे n हमारा क्या होता है कि कोई भी एक जीनोटाइप है उसमें कितने हेट्रोजीनियस पेयर है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ये दिया हुआ है AABBCC, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा एक दिया हुआ है AA, ये तो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें दोनों ही हमारे जो एली है वो सेम टाइप के हैं। दूसरा है हमारा BB, अब इसमें दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये हमारा कैसा है, हेट्रोजीनियस है। और तीसरा है CC, ये भी हमारा कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ गेमेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ पर n क्या होता है हमारा कि कितने यहाँ पे हेट्रोजीनियस पेयर इंक्लूड है, तो यहाँ पे तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, यानी 2 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 टाइप के 2 गेमेट्स हमारे प्रोड्यूस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये नेचर में ट्रांसवर्स होती है, ठीक है, इज इविडेंट बाय, तो भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, ये नेचर में ट्रांसवर्स होती है और ये पोलराइजेशन के द्वारा एविडेंट होती है। जो पोलराइजेशन होती है ये क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रांसफर वेव की। इसमें क्या होता है, कोई भी एक वेव आती है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, फिर वो ओसिलेट कर जाती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ से क्या करती है, ये ओसिलेट कर जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है N2+3H2, ठीक है, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
Kp और Kc के बीच में रिलेशन दे रखा है आंसर के अंदर। तो कोई भी एक इक्वेशन होती है जो हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है Kp इक्वल टू Kc RT और इसकी पावर होती है डेल्टा n। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा n क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और ये सिर्फ हमें गैसियस फेज में ही देखने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले डेल्टा n निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है क्या, 2NH3, यानी NH3 के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं, 2। तो यहाँ पे डेल्टा n क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, N2 के सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, और H2 के सामने नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3, यानी रिएक्टेंट के टोटल कितने हो गए, 1 + 3 कितने हो गए, 4, यानी 2 - 4 क्या आता है हमारा, -2। यानी जब हम इसको इस रिलेशन में रखते हैं Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, और डेल्टा n हमारा क्या आया है, -2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो 98 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको उसका ऑर्डर बताना है, यानी रेट कांस्टेंट से आपको इसका ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई जब भी हमें कोई रेट कांस्टेंट दिया होता है तो हमें सिर्फ वहाँ पर मोल से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में ऑर्डर निकालने के एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मोल की पावर 1 - n। ठीक है, इक्वल टू, अब जो आपके पास में यूनिट में दे रखा है, अब यूनिट में हमें क्या दे रखा है, मोल की पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो 1 - n इक्वल टू किसके हो गया, -1 के। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 1 इक्वल टू क्या होता है हमारा n, यानी n की वैल्यू क्या आती है, 2। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रिएक्शन का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक। क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जिंक का एक कार्बोनेट और बताना है। ठीक है, वो कौन सा होता है, तो भाई जो जिंक का जो कार्बोनेट और होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, और ये कौन सा और होता है जिंक का, ये होता है कैलामाइन और। ठीक है, ये कैलामाइन और होता है जिंक का। ठीक है, कैलेमाइन को कन्वर्ट करना होता है जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि और में क्या करते हैं, और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, कैल्सिनेशन। ठीक है, जब कार्बोनेट और होता है तो उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। और जब किसी का सल्फाइड है, जैसे मान लो जिंक का सल्फाइड हो रहा है जिसका नाम जिंक ब्लेंड होता है, इसको जब हमें जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कोई भी और होता है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में, तो उसमें उसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, वो हमारा प्रोसेस कौन सा होता है, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कैलेमाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट आपको बताने हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल होती है, तो ये बता रहा है कि ये किसने डिस्कवर की थी, तो भाई ये हमें पता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो 101 का सेकंड आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, इसमें कह रहा है कि आपको यहाँ पे हाइब्रिडेशन बतानी है। ठीक है, sp3 sp2 sp2 sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल आपको दिए हैं, यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हैं। ये कह रहा है कि लेफ्ट से राइट में जो ऑर्डर ऊपर दिया है वही ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट में sp3, तो जो हमें पता है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp3। जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन होती है sp2। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन होती है कौन सी, sp। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो इनिशियली में ट्रिपल बॉन्ड आ गए, क्योंकि इसने लेफ्ट टू राइट का है, तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट, तो हमें इस तरह से जाना है।
अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो हमारे पास में sp आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन। लेकिन इसमें तो क्या है, ऑर्डर में क्या होनी चाहिए इनिशियली में, sp3, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखो सेकंड ऑप्शन में CH2 के साथ डबल बॉन्ड CH दिया है। अब हमें पता है डबल बॉन्ड का मतलब तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन, बट हमारे पास पहले नंबर पर कौन होनी चाहिए, sp3, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आगे चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड है तो दैट मीन्स sp3, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, CH आता है हमारा डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा sp2, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन भी हमारा क्या होगा, sp2, क्योंकि ये भी तो डबल बॉन्ड से अटैच है, लेकिन आगे वाला फिर सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या हो गया, sp3, जबकि हमारा लास्ट में क्या होना चाहिए, sp, यानी ये भी रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, आंसर तो यही होगा, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है कि पहला कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, ये भी बात बिल्कुल सही है, डबल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, sp2। थर्ड कार्बन भी क्या है, सेकंड से डबल बॉन्डेड है, यानी ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि CN जो होता है ना, इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका मतलब जो फोर्थ नंबर का कार्बन है ये हमारा कैसा है, sp हाइब्रिड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है N के साथ, तो इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है डेफिशिएंसी, इसमें बताना है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज परनीशियस एनीमिया, कौन सी विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। तो हमें पता है कि जो विटामिन B12 होता है, जिसका नाम होता है साइनोकोबाल अमीन, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट। डाइकोट हमने पढ़ा था क्या, जिसमें दो बीज पत्री होती है उसको हम डाइकोट बोलते हैं, जिसमें सिंगल बीज पत्री होती है उसको मोनोकोट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि डाइकोट का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइकोट का एग्जाम्पल है वो कौन आ जाएगा, कांग्रेस ग्रास। जो बैम्बू होता है, जो बांस होती है, ये क्या होती है, मोनोकोट होती है, ठीक है। जो बनाना होती है ये भी क्या होती है, हमारी मोनोकोट होती है। उसके बाद जो वीट होता है, गेहूं, ये भी क्या होता है, मोनोकोट होता है। जो कांग्रेस ग्रास होती है ये क्या होती है, ये डाइकोट होती है, और ये क्या होती है, एक टॉक्सिक प्लांट होता है, ठीक है। कैसा प्लांट होता है, टॉक्सिक प्लांट होता है, जो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, ठीक है। और जो कैटल्स होती है उनमें स्किन से रिलेटेड समस्या को लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस ग्रास तो डाइकोट हो गई, कुछ और डाइकोट प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो बीन्स, जो बीन्स होती है ये डाइकोट होती है। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर भी कैसा होता है, ये डाइकोट होता है। एप्पल, जो सेब होती है, ये भी क्या होती है, डाइकोट होती है, ठीक है। जो पियर्स होती है, जो नाशपाती होती है, वो भी क्या होती है, डाइकोट होती है। जो मैंगो होता है, आम होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 105। ये कह रहा है कि आपको 4 मॉलिक्यूल बता रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्या किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, दो भी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाई होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं NF3। NF3 की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। इसकी जो शेप बनती है वो बनती है पिरामिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर है, लोन पेयर जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, फ्लोरीन है जो टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसका मतलब इसका तो ओवरऑल जो मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कम है, तो ये तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कम रखेगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं BF3। BF3 जो होती है इसकी शेप तो कैसी होती है, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो तो कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। सारे जो बॉन्ड होते हैं 3 BF बॉन्ड वो प्लेन में होते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, बीच में। तो इसका मतलब
दोनों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन BF बॉन्ड है तीनों, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, यानी इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं CCl4 में। तो CCl4 में भी क्या है, CCl4 है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट ऊपर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट कर देंगे, यानी ये भी क्या होगा, 0 होगा। बचा हमारा कौन सा, NH3। NH3 क्यों होगा, क्योंकि हमने बोला कि डाइपोल मोमेंट के लिए, हाई डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींचेगा, और हाइड्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ होगी, इस तरह इसमें भी, इधर होगी, इसमें भी, यानी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि तीनों बॉन्ड का एड ऑन हो जाएगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर राइट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन आराम से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।